नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, इस फ्री जो इनिशिएटिव की पीडीएफ आपको सिर्फ पेड ग्रुप में मिल सकती है। हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है इस फ्री इनिशिएटिव के साथ साथ। वीडियो हमारे फ्री थे, फ्री है, फ्री रहेंगे हमेशा। लेकिन इसके साथ साथ हमारा पेड ग्रुप भी चल रहा है जहां पे आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा, कंप्लीट आपको आंसर राइटिंग जो है करवाई जाएगी, कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन को समझना है, किस तरह के क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है, पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज बताएंगे आपके साथ हमारे एक्सपर्ट, और कंप्लीट आपको पर्सनल गाइडेंस भी दिया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए 8564880530 या 9696066089 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं 7838692618 पे। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर पेपर को, और इसमें हम डिस्कस करेंगे जीएस 1 का पेपर। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ईपीएफओ जैसे सभी एग्जाम्स के स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज दोनों ही अवेलेबल हैं। आप चाहें तो इन गिवन नंबर्स पर कॉल कर इससे संबंधित अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और साथ ही टेलीग्राम के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको ईजिली अवेलेबल हो। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। तो ये हमारा 53rd से 55th बीपीएससी का है। तो इसमें क्वेश्चंस देख लेते हैं। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और जो रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं उनको भी मैंने नहीं लिया हुआ है कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप उन्हीं पेपर्स को अगर दोबारा देख लेंगे, उन्हीं वीडियोज़ को, तो यहाँ पर आपका दोबारा वही चीज़ सेम बताकर टाइम वेस्ट नहीं होगा। आप आई होप आपने सारे वीडियोज़ अभी तक देखे होंगे और आप सब फॉलो अप कर रहे होंगे। इन केस नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है, देखिए इस क्वेश्चन में बात की गई है, बिरसा आंदोलन का अंतर्निहित लक्ष्य और आंतरिक शुद्धि और विदेशी सरकार को हटाने की इच्छा थी। इसको हमें स्पष्ट करना है। बेसिकली बिरसा मूवमेंट जो था, रिबेलियन, उसके बारे में हमको बताना है। तो बिरसा रिबेलियन को लीड किया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा, और ये जो मुंडा थी ये एक जनजाति थी। ये आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों की जनजाति थी, राइट। और इन्होंने, जो बिरसा मुंडा थे, इन्होंने अपने आप को ईश्वर का दूत होने का दावा किया था, राइट। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये मूवमेंट लेड की गई थी 1899 से 1900 के लगभग, उस समय पर ये मूवमेंट चलाई गई थी। और ये साउथ ऑफ रांची का जो रीजन था वहाँ पर ये मूवमेंट चलाई गई थी। तो यहाँ पर एक पॉइंट और देख लेते हैं आगे। इन्होंने खुद को एक पैगंबर घोषित कर दिया था, और इन्होंने अपने लोगों के जो खोया हुआ राज्य था उसको पुनः प्राप्त करने के लिए इन्होंने इसको मूवमेंट को लीड किया था। और इन्होंने कहा था कि जो महारानी विक्टोरिया का जो शासन है वो समाप्त हो गया है, और मुंडा राज इन्होंने स्थापित करने की बात कही थी। साथ ही इन्होंने कहा था कि जो रैयत हैं वो किराया ना दें, इसका आदेश दिया था, और हिंदू धर्म के सिद्धांतों का इन्होंने प्रचार किया। तो उस समय पर अगर हम देखें तो ये जो मुंडा रिबेलियन था, इसके होने के कुछ बेसिक कारण थे। जो आदिवासी आंदोलनों का क्या कारण था, मेनली ये होता था कि जो ब्रिटिशर्स होते थे वो उनके क्षेत्र जो होता था उसमें दखल अंदाजी करते थे, जिसकी वजह से उनका जो रहन सहन था वो सारा प्रभावित होता था। और वही रीज़न यहाँ पर भी था, ठीक है। तो हिंदू लैंडलॉर्ड्स और जो मनी लेंडर्स थे वो सब उनके क्षेत्र को लेने का प्रयास कर रहे थे। ब्रिटिश जो नीतियाँ थी उनके ट्रेडिशनल सिस्टम को प्रभावित कर रही थी, और जो मिशनरीज थे वो उनके कल्चर को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से कि आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर इन्होंने इस तरह से अपना आंदोलन चलाया था। और बिरसा मुंडा जो थे, इन्होंने जो यूरोपियन पावर है उसके खिलाफ एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाने का प्रयास किया था। अगर हम देखें तो ये जो बिरसा राज था, इसको दिखाने के लिए इन्होंने एक अपना वाइट फ्लैग भी होइस्ट किया था, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट था, ये जो रिबेलियन था, काफ़ी सिग्निफिकेंट था आदिवासियों का रिबेलियन। हालांकि इसको भी ब्रिटिशर्स के द्वारा दबा दिया गया था, लेकिन इसने अपना काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल इसका रहा, क्योंकि इसने शो किया कि जो ट्राइबल्स हैं वो भी प्रोटेस्ट कर सकते हैं कितना स्ट्रांगली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। हालांकि उनका जो एम था वो नहीं फुलफिल हो पाया, बट स्टिल ये सारी छोटे छोटे जो भी आंदोलन हुए, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल इन्होंने प्ले किया। उन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंट में जो प्रेसिडेंसी थी वहाँ पर पैदा हुए एक आदिवासी धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसने उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। तो यहाँ पर ये बात की गई है बिरसा मुंडा की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका की हमको आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो हमने इससे पहले भी हम 1857 का विद्रोह देख चुके हैं, उसके कॉजेस,
वगैरह भी डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको मैं फिर से यहाँ पर थोड़ा बता देती हूँ। देखिए, तो 1857 का जो ये रिवोल्ट था, इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस थे। पॉलिटिकल जो रिलीजियस रीजंस थे, सोशल रीजंस थे, इकोनॉमिक रीजंस थे, मिलिट्री रीजंस थे। तो इन सबको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो हमारा इम्पॉर्टेंट रीज़न था पॉलिटिकल, वो हम देखें तो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गई और सब्सिडियरी अलाइंस हो गई, तो ये सारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इन पॉलिसीज़ की वजह से जो रूलर्स थे, इंडियन रूलर्स थे, वो काफ़ी परेशान थे। सोशियो रिलीजियस कॉजेज़ में अगर हम देखें तो इंडियन जो भी प्रथाएं थी, ट्रेडिशंस थे, उनको मजाक उड़ाया जा रहा था और उनकी बजाय वेस्टर्न जो चीज़ें थी उनको बढ़ावा दिया जा रहा था। तो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होने लगा था, जिसकी वजह से बहुत परेशान हो गए थे इंडियन्स। इसके साथ ही हम देखते हैं कि अबॉलिशन हो गया था सती प्रथा का, फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसी प्रथाओं का, जो उस समय के हिंदुओं की धार्मिक भावना से काफ़ी ज़्यादा जुड़ी थी, जिसने प्रभावित किया था उनको। तो ये एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में हम सामने देखते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक कॉजेज अगर हम देखें तो हैवी टैक्सेशन होता था, लैंड रेवेन्यू वगैरह काफ़ी ज़्यादा लिया जाता था, और पीजेंट्स की जो कंडीशन थी वो डिट्रॉइट होती जा रही थी, और ब्रिटेन से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जो थे वो इंडिया में आ रहे थे, जिसकी वजह से आगे चलकर ड्रेन थ्योरी भी दी गई थी। ठीक है, और मिलिट्री कॉजेज़ अगर हम देखें तो मिलिट्री कॉजेज़ में ही एक इमीडिएट कॉज हो जाता है, जिसमें हम बात करते हैं कार्ट्रिजेस की, जिसमें यूज़ किया गया था गायों और सुअरों के मांस के यूज़ करने की बात की गई थी। ये इमीडिएट कॉज हो गया। और साथ ही में जो इंडियन सेपोइस थे उनको बाहर भेजा जा रहा था, ओशंस को क्रॉस करने की बात की गई थी, जबकि जो हमारे रिलीजन था वो इसके अगेंस्ट था। तो ये हमारे रीजंस हो गए थे। इमीडिएट कॉज भी मैंने बता दिया है, ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस का यूज़ होने लगा था। और मार्च 1857 में मंगल पांडे जो एक सिपॉय थे बैरकपुर के, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था उन ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस को यूज़ करने के लिए, जिसके चक्कर में उन्होंने अटैक भी कर दिया था सीनियर ऑफिसर्स पर, और परिणाम स्वरूप 8 अप्रैल को उनको हैंग कर दिया गया था। राइट, तो ये हो गए पॉइंट्स। और इस रिवोल्ट को लीड कहाँ कहाँ किया गया था, कुछ कुछ एरियाज़ में, पूरे देश में तो ये रिवोल्ट नहीं हो पाया था, बेसिकली ये नॉर्थ इंडिया तक ही सीमित था। और जो लीड किया था लखनऊ में अगर हम देखें तो बेगम हजरत महल ने किया था, कानपुर में देखें तो नाना साहिब ने किया था, और तात्या टोपे ने उनकी हेल्प की थी। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया था। ग्वालियर में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी इसको किया गया था। रानी लक्ष्मीबाई जो थी वो छुपकर जब निकली थी तो ग्वालियर में ही आई थी, और जो तात्या टोपे थे वहाँ पर इन्होंने इनकी हेल्प की थी ग्वालियर में। राइट, और बिहार में कुंवर सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने रोल प्ले किया था। और इस क्वेश्चन में हमसे बात बेसिकली कुंवर सिंह के ही बारे में की गई है। तो हम वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं। तो हमको 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की भूमिका का क्रिटिकली इसको एग्जामिन करना है, आलोचनात्मक परीक्षण। तो ये जो विद्रोह है, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन देंगे, जैसे मैंने आपको जितना बताया है उसी से आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन निकालेंगे। बीच का हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये मेरठ में 10 मई 1857 से शुरू हुआ था और उत्तरी भारत के अन्य हिस्सों में भी ये फैल गया था, और इसमें ज़मींदारों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। जगदीशपुर के जो ज़मींदार थे कुंवर सिंह, इन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, और स्थानीय प्रमुखों और आम लोगों का इनको समर्थन प्राप्त था। 3 अगस्त को बीबीगंज में ब्रिटिश सेना के द्वारा उनकी जो सेनाएं थी उनको हरा दिया गया था। बाद में उन्होंने मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा, लखनऊ और कानपुर में शरण ली। ठीक है, तो इन सारी जगहों पर भी ये गए थे, और कानपुर की लड़ाई में भी इन्होंने हिस्सा लिया था। और कुंवर सिंह के द्वारा इसे जब्त करने के बाद आजमगढ़ पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था, और बाद में वे गाज़ीपुर चले गए थे। 23 अप्रैल 1858 तक जगदीशपुर में ये वापस आ गए थे। तो ये इनका बेसिकली जो इनका मेन रोल रहा था वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर है। तो आपको इसको कंक्लूड कैसे, थोड़े तो आपने इनके पॉइंट्स बता दिए इन्होंने कैसे क्या किया, आपको इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ये लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो आंदोलन था वो सफल नहीं हो सका। क्यों नहीं सफल हो सका? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, वो ऑर्गेनाइज्ड थे, जबकि जो हम इंडियन देखे लीडर्स को वो अनऑर्गेनाइज्ड थे। उनको जनता का उस स्तर पर सहयोग प्राप्त नहीं था।
तो क्रिटिकली एग्जामिन में आप इसी तरह से कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं जिस वजह से इनको पूर्णतः सफलता अपने उद्देश्य में नहीं मिली, लेकिन आगे चलकर, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट जो रहा है उसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है और आगे आने वाले जो लीडर्स हैं वो इस रिवोल्ट से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर भी हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि 1940 से 41 के बीच में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसमें बिहार का क्या योगदान था। ठीक है, यानी कि जो इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था, तो बेसिकली ये जब ऑगस्ट ऑफर लाया गया था ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा, इसको रिजेक्ट कर दिया गया था कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा ही। तो बात की गई थी गांधी जी के द्वारा। कांग्रेस की मांग थी कि अब एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करना चाहिए, लेकिन गांधी जी ने सोचा था कि अगर हम एक छोटा इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च करें तो हम ब्रिटिशर्स को ये दिखा सकते हैं कि हम एक वीक पोजीशन पर नहीं है और हम चाहते हैं कि हमारी मांगों को मांग लिया जाए और वो किसी भी वॉर के अगेंस्ट अपने आप को दिखाना चाहते हैं। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह इसी उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो और इसको अक्टूबर 1940 में शुरू किया गया था। विनोबा भावे जो थे इसके पहले सत्याग्रही थे। साथ ही दूसरे कई बार पूछा जाता है प्रीलिम्स एग्जाम में, तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट, इसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत ये जो सत्याग्रही होते थे ये अपनी मांगों को लोगों के सामने रखते थे और वो वहाँ के लोकल डीएम से परमिशन लेकर अपने ये प्रदर्शन करते थे। साथ ही यदि उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता था तो वो दिल्ली जाने की बात करते थे। दिल्ली चलो के नारे भी दिए जाते थे उन लोगों के द्वारा। ठीक है, तो इसको दिल्ली चलो मूवमेंट भी कहा जाता था। तो उसके बाद हम देखते हैं कृष्ण सिन्हा जो थे ये बिहार से पहले सत्याग्रही थे, नवंबर 1940 में चुने गए थे। अनुग्रह नारायण दूसरे सत्याग्रही थे। उसके बाद और जो सत्याग्रही रहे हैं बिहार से उनमें गौरी शंकर सिंह आते हैं, श्याम नारायण सिंह आते हैं। महिला सत्याग्रहियों में जो शामिल थी वो थी प्रियमवदा देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी। ठीक है, इसके अलावा भी अन्य कई थी। सत्याग्रही की मांग थी कि युद्ध में भागीदारी के खिलाफ बोलने की हमको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, तो ये मांग वो प्रदर्शित करते थे लोगों के सामने। व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार का योगदान जो था वो बहुत महत्वपूर्ण रहा क्योंकि राज्य के हजारों सत्याग्रही आंदोलन में शामिल हुए थे। तो देखिए यहाँ पर हमसे अगर बिहार का पूछा गया है तो हमको कुछ तो बताना पड़ेगा कि बिहार ने इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। राइट, तो इसके माध्यम से जो सत्याग्रही थे वो अपनी जो राइट ऑफ स्पीच है उसको भी अफर्म करना चाहते थे। ठीक है, इसके बाद ही हम देखते हैं क्रिप्स प्रपोजल लाया जाता है आगे चलकर। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों का परीक्षण करें। देखिए, तो रिसेंटली ये अभी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, 15th फाइनेंस कमीशन आ चुका है, तो उससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो पॉइंट्स हैं करंट अफेयर्स में रहे हैं उनको पढ़ लीजिएगा। ये तो अब उस समय पर रेलेवेंट था, अब रेलेवेंट नहीं है। इसको मैंने यहाँ पर इसलिए लिख लिया है कि आपको पता चल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आप जो रीसेंट फाइनेंस कमीशन होगा उसको पढ़ लीजिएगा। फिर देखते हैं, हमको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है मेन अग्रीमेंट्स ऑफ WTO को और डिस्कस करना है अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर इन डिटेल। तो जो विश्व व्यापार संगठन है इसके मुख्य समझौतों की हमें व्याख्या करनी है और कृषि पर समझौते पर विस्तार से चर्चा करनी है। तो WTO क्या है, पहले तो इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो ये जो WTO है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको बनाया गया था रेगुलेट करने के लिए जो इंटरनेशनल ट्रेड है देशों के बीच में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये सब आपको लिखना नहीं है, बस बेसिक मैं थोड़ा बता देती हूँ। इसमें लगभग 164 मेंबर स्टेट्स हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, और इससे पहले गैट था अस्तित्व में, तो वो सब हम यहाँ नहीं देखते हैं, फिर ज़्यादा हो जाएगा। हम आते हैं वापस यहाँ पर। WTO के तहत जो संपन्न हुए हैं महत्वपूर्ण व्यापार समझौते वो कौन कौन से हैं? कृषि से संबंधित समझौते हैं, ट्रिप्स पर समझौता है, सैनिटरी और जो फाइटो सैनिटरी माप के समझौते पर से रिलेटेड है, व्यापार के लिए तकनीकी बाधाओं पर समझौता है, व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर भी समझौते किए गए हैं, सेवाओं में व्यापार के लिए सामान्य समझौते, ये सारे समझौते किए गए हैं। ठीक है, कृषि समझौते की बात करें अगर तो ये 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के साथ ही संपन्न हुआ था। ये एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। इसका उद्देश्य है कि जो कृषि व्यापार है उसको एक उचित और बाजार संचालित प्रणाली के साथ सुधारा जा सके। इस समझौते के तहत सरकारें अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं का समर्थन कर सकती हैं, लेकिन केवल उन्हीं नीतियों को अनुमति देती हैं जो व्यापार विकृतियां जो हैं उनको कम पैदा करती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात की गई है कि जो भी देश है वो अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से समर्थन दे सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हो जिससे कि व्यापार की जो भी विकृतियां हैं वो पैदा हों। ठीक
ठीक है। और इस समझौते में सदस्य जो राज्य हैं उनसे 3 कृषि आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों पर प्रतिबद्धताएं निर्धारित की गई हैं। कौन कौन सी? बाजार पहुंच में सुधार, घरेलू सब्सिडी और निर्यात सब्सिडी। तो ये जो एग्रीमेंट है इसके माध्यम से क्या निर्धारित करने की कोशिश की गई है कि जो एग्रीकल्चरल सप्लाई चेन सिस्टम है उसमें इम्प्रूव हो सके मार्केट एक्सेस, और जो डोमेस्टिक सब्सिडीज़ हैं उन पर भी निर्धारित की जा सके बातें, और एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ की भी बात इसमें सुनिश्चित की गई है। हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।